Assalamu alaikum. Welcome to my students and listener in this class. Today I am actually going to discuss about the measure of variations. After the topic of the central tendency, the important topic comes. This is called the measure of dispersion, measure of variation. Basically, the measure of dispersion and the measure of variation, the meaning is that it which will more discuss, elaborate about our data. जो हमने जाना कि measure of central tendency is quite helpful to find out the central and average value of the data. और उसके बाद फिर हमने ये भी जाना कि एक कोई measures नहीं है, we have 5 different measures which can be applied condition to condition. So क्या यहाँ पर हम एक एवरेज वैल्यू निकालने के बाद कंपैरिजन करने के लिए या स्टडी करने के लिए या रिसर्च करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को इनफ समझते हैं? वी डिस्कस अबाउट द मेजर ऑफ वेरिएशन. मेजर ऑफ टेंडेंसी के अंदर एडिशनली हमारे डाटा को कैसे एक्सप्लेन करती है, लेट्स वी डिस्कस. मेजर ऑफ वेरिएशन में जो बेसिकली हम डिफरेंट मेजर्स यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले और बहुत आसान मेजर जो है दिस इज़ कॉल्ड रेंज, एंड देन सेकंड वेरी इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ आल्सो हैज़ सम ड्रॉबैक्स, सम मैथमेटिकली लिमिटेशंस. दिस इज़ कॉल्ड मीन डेविएशन. Sometimes it is called the absolute deviation, and then the third one is the variance, which is very important, and fourth one, this is called the standard deviation. ये डिफरेंट मेजर ऑफ वेरिएशंस हमारी लेक्चर का हिस्सा होंगे. बात ये है कि हमें डिस्पर्जन की इम्पोर्टेंस क्यों है, ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसी चीज़ हमें मिस हो रही है हमारी एक्सप्लेनेशन में कि जो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. द एक्चुअल क्वेश्चन इज़ दैट why the measure of variations are so important and why we are applying these measures on our data. So let's we discuss about it. Student A has 5 different marks of the class assessments and B has also 5 different marks, तो 5 different assessments. लेकिन दोनों का जो मीन है वो भी 3 आ रहा है और दोनों का मीडियन भी 3 आ रहा है. इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर कंक्लूजन करने के पोजीशन में नहीं आ रहे कि विच स्टूडेंट हैज़ मोर कंसिस्टेंट, मोर एप्रोप्रिएट, या जिसकी हम कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो टेस्ट में ज़्यादा नंबर लेने की. बिकॉज द एवरेज इज सेइंग दैट बोथ आर सेम, लेकिन अपेरेंटली हमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट ए की कहीं ऐसे टेस्ट भी मौजूद हैं जहाँ पर उसने सिर्फ 1 नंबर लिया है और ऐसे भी मौजूद हैं जहाँ पर उसने 5 नंबर लिए हैं. तो क्या एवरेज 5 नंबर के बाद उनको कहीं अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहा, या 1 नंबर लेने के बाद एवरेज स्टूडेंट ए को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहा. सो वी हैव टू हैव डिस्कस हेयर अबाउट इट कि दोनों डेटा सेट्स में वेरिएशन क्या है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वेरिएशन? बेसिकली द मीनिंग ऑफ द वेरिएशन मीन दैट द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन. तो इसका जो ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका एक मीन है, हम इंटरेस्टेड हैं कि उसके अंदर जो फैलाव है, जो डिस्पर्जन है, वो हम जान सकें. सो वी डिस्कस इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर वी हैव डिफरेंट 4 मेजर्स ऑफ वेरिएशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फर्स्ट मेजर ऑफ द वेरिएशन विच इज़ कॉल्ड रेंज. अब रेंज इज़ वेरी सिंपल. द फार्मूला इज़ द मैक्सिमम माइनस मिनिमम. इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टूडेंट ए, तो मैक्सिमम मार्क्स उसके थे 5, मिनिमम 1, सो वी गॉट
the range here 4. And then if we are discussing about the student B, so maximum marks उसके थे 4, minimum 2, so we got the range 2. So what we learn here, basically स्टूडेंट ए की जो डाटा है उसकी रेंज ज़्यादा है, जिसकी रेंज ज़्यादा है दैट्स मीन उसका स्प्रेड ज़्यादा है, इसकी स्प्रेड ज़्यादा है दैट्स मीन उसका अपने सेंटर से फासले ज़्यादा हैं, एंड देन विच इज़ शोइंग द लेस कंसिस्टेंट, यानी वहाँ पर जहाँ पर अपने सेंटर के करीब तरीन लोग होंगे वहाँ पर रेंज कम आएगी, एंड वी कैन से दैट कि वहाँ पर कंसिस्टेंसी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है. सो जिसका रेंज ज़्यादा है उसका स्प्रेड ज़्यादा है और उसकी वेरिएशन भी ज़्यादा आ रही है. सो रेंज हमें एग्जैक्टली क्विक इन्फॉर्मेशन देता है स्प्रेड की, कि क्विक इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ डाटा, कि अगर पहली को आखिरी से माइनस करें कितना बड़ा स्प्रेड नज़र आएगा. बड़ा स्प्रेड मीन ज़्यादा वेरिएशन है, ज़्यादा वेरिएशन आपकी मीन की क्रेडिबिलिटी को कम कर देती है, जो कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में ऐसे भी है कि स्टूडेंट ने 5 मार्क्स लिए हैं लेकिन एवरेज 3 कह रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जो 5th वाली ऑब्जर्वेशन थी उस दर उसने उसको बहुत नीचे करके रखा है. लेकिन in the contrary, the second student has the marks and the mean is a 3, or the 3 observation of their data is also 3. So हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी अपने डाटा के नियर है, एंड देन आल्सो वी फाउंड आउट इन द कैलकुलेशन ऑफ द रेंज कि उसका रेंज भी कम आ रही है. बट रेंज इज़ नॉट ओनली द मेजर ऑफ वेरिएशन, इट इज़ अ वेरी बेसिक मेजर ऑफ द वेरिएशन, और इट हैज़ हाई लिमिटेशन, बिकॉज हमें ऐसे डाटा सेट्स भी मिल सकते हैं जहाँ पर मीन भी सेम हो, मीडियन भी सेम हो, और इवन उनकी रेंज भी सेम आ जाए. बिकॉज व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद रेंज? रेंज इज़ अ प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ ओनली यूजिंग द 2 वैल्यूज ऑफ डाटा सेट्स. 2 वैल्यू डाटा सेट्स का मतलब ये होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द ऑब्जर्वेशन, या व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज ऑब्जर्वेशन लाइज इन बिटवीन द मैक्सिमम मिनिमम, रेंज का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है. सो रेंज इट इज़ अ स्मॉल, गुड एंड क्विक way to find out the spread, but we have to be more specific. तो और हमें जाना पड़ेगा इससे अच्छी मेजर पे, और that is called the mean absolute deviation measurement. इसको mean deviation भी कहते हैं. So let's see how can we compute about it. Mean absolute deviation फार्मूला हमारे पास क्या है? MD mean deviation, and then what is this xi mean number of observation minus x bar, and we will take the absolute of this all the deviations and then sum and divided by m. तो फार्मूला तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि फार्मूले से पहले यहाँ पर एक वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, डेविएशन. डेविएशन मतलब xi माइनस x बार. सो दिस इज कॉल्ड डेविएशन, xi माइनस x बार. वी हैव टू क्लियर अबाउट इट. व्हाट इज़ दिस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. डेविएशन के उर्दू के मायने हैं तजावुज़ करना, डिविएट करना. सो व्हाट इज़ द मीनिंग हेयर अबाउट इट? बेसिकली ऑब्जर्वेशंस आर डेविएटिंग फ्रॉम देयर मीन, उससे पीछे ऊपर हैं या नीचे हैं. सो अगर हम कहते हैं कि इस स्टूडेंट का एवरेज नंबर 3 थे, तो फॉर ऑल 5 टेस्ट इसके लिए हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि हम समझते हैं कि ये तमाम टेस्ट में अपना जो मीन है वो तो 3 लेके आ रहा है. बट यू कैन ऑब्जर्व दैट फॉर स्टूडेंट ए कि इसकी जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो 3 से नीचे हैं, एक बिल्कुल नीचे है 2,
और 1 उससे भी नीचे है। 3 यानी इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, 2 ऑब्जर्वेशन उससे ऊपर हैं। फाइन, फर्स्ट टेस्ट में उसका नंबर और नीचे है और 2 ऊपर हैं ऑब्जर्वेशन और 2 नीचे हैं। दैट्स मीन when the observations are far from their mean, so that's mean they are deviating from their mean, और उनका लाइन ये बता रही कि वो कितने फासले पर है। इसका सेंटर अगर 3 है तो 1 से 3 ज़्यादा दूर है, 2 से 3 करीब है, 3 तो खुद 3 है, बिल्कुल कोइंसाइड कर गया, और 4 थोड़ा सा दूर है, 5 और ज़्यादा दूर चला गया। सो बेसिकली दीज लाइन्स आर शोइंग द डेविएशन, these are the deviations, so that's mean this is the variation। और हम ये कह रहे हैं कि जितना इसका डेविएशन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा डेटा में वेरिएशन भी बड़ी होगी, और जितनी ज़्यादा वेरिएशन बड़ी होगी उसकी ऑब्जर्वेशन अपने मीन से उतनी दूर है, उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी, उसकी कंसिस्टेंसी उतनी कम होती जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द डेविएशंस एंड देन वेरी सिंपल, और हम उन डेविएशन का सम करें और डिवाइड कर दें उसको टोटल नंबर से, हमें पता लग जाएगा कि भाई अगर जो टेक्निक हमने एवरेज के लिए यूज़ की थी कि डिवाइड बाय एन के ऑन एवरेज उनके क्या मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पर भी तो हम ये जान सकते हैं कि ऑन एवरेज हर वैल्यू अपने मीन से कितना डिविएट कर रही है। तो जब ऑन एवरेज की बात आएगी तो अगेन एक सिंगल, यहाँ डेविएशन ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी कम है, यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, तो हम सबको सॉल्व करके एक फिगर ले आते हैं कि यार तकरीबन ये तमाम फिगर अपने सेंटर से इतना डेविएट कर रही हैं। तो वो हमें हेल्प करेगी बताने में कि इस डाटा सेट की वेरिएशन कितनी है। बट you are thinking about why we are using here absolute. Absolute, what is the function of the absolute? Absolute का function है basically ये आपको irrespective of algebraic sign कर देता है कि इसके अंदर आने वाली वैल्यू आइदर माइनस में हो और प्लस में हो, उसको हम पॉजिटिव डिक्लेयर करेंगे। But why we will do this? Let's see. So now we are going to calculate the mean deviation for this data. हमने देखा कि क्वेश्चन में हमसे फार्मूला कहता है कि सबसे पहले we have to take the deviation. So how many columns will be there? Number 1 for student A xi mean कि उसके जो different marks हैं वो हमें यहाँ आने चाहिए, and then according to formula we have to calculate the deviations, and then we have to take the absolutes of these figure. समेशन मीन उसका समेशन यहाँ करके हम इस फार्मूले को इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम स्टूडेंट ए की बात कर रहे हैं। वी हैव द ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5, ओके, मीन इज 3। तो अगर हम 1 को माइनस करें 3 से तो आंसर क्या आएगा? -2। अगर हम 2 को माइनस करें 3 से, these are the marks, these are the deviation, we have to calculate the absolute. So absolute mean जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो भी प्लस में हो जाएगा, और 0 will be repeated same. So what is this? These are the number, some of the marks are 15, 15 divided by 5 called the average 3, deviations का सम आ रहा है 6। लेकिन एक important चीज़ that I hold that कि why we are using absolute here, तो हमने देखा कि जो deviations हमने निकाली
उनका सम आ गया 0, और अगर 0 हम यहाँ प्लग करें तो हम मीन डेविएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दैट वाज द रीज़न वी हैव टू कन्वर्ट डेविएशन इनटू द एब्सोल्यूट टर्म बिकॉज टू फाइंड आउट द एवरेज डिफरेंस। सो we learn here a property here, the sum of the deviation is always 0. So now we compute the mean deviation. हमें यहाँ पे sum of the deviation with absolute मिला है 6 और number of observation हमारे पास है 5। तो हमारे पास mean deviation क्या आएगी 1.2। Okay, so the same exercise we are performing for student B. अगेन वी कैन फाइंड आउट कि एक और एग्जाम्पल में भी जो सम ऑफ द डिवीजन है देखें वो फिर अगेन 0 आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं तो वो 15 है, सो इसका मीन भी 3 है। एंड देन सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन इज 2। सो अगर मीन डेविएशन ऑफ हमने स्टूडेंट ए की जब कैलकुलेट की थी वो 1.2 आई थी, देन मीन डेविएशन ऑफ स्टूडेंट बी की अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होती है 2/5 एंड आंसर इज 0.4। सो स्टूडेंट ए इज शोइंग द हाई रेंज, दैट्स मीन रेंज ने भी बताया कि वो वेरिएशन जो है स्टूडेंट ए में ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, स्टूडेंट बी में कम करती है। और सिमिलरली मीन डेविएशन जो दूसरी टेक्निक है जो हमें डेविएशन का एवरेज निकाल के बताती है कि डाटा में वेरिएशन कितनी है, तो उसके मुताबिक भी जो ऑन एवरेज डेविएशन आ रही है वो ए स्टूडेंट की आ रही है 1.2 मार्क्स। वो 1.2 मार्क्स ऑन एवरेज अपने मीन से दूर है, लेकिन जो बी स्टूडेंट की आ रही है वो बहुत कम आ रही है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट ए 0.4। सो अगेन मीन डेविएशन भी बता रहा है कि स्टूडेंट बी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, उसका मीन ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट ए के। सो नाउ वी फाइनली कम्स ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ वेरिएशन विच इज़ कॉल्ड द वेरिएंस। When we discuss the literature and we discuss in the different books, so we found that के range और mean deviation इतने comprehensive methods नहीं है वेरिएशन को जानने के लिए, और mean deviation के बारे में specifically हमें मिलता है कि mean deviation is not a good mathematical way to find out the spread of data. Because यहाँ पर this says that we are deliberately ignoring the sign of the deviation, deliberately the algebraic signs are removing and converting into the positive to find out the average distance. So this is not the very good way to find out the variation, because कि ये statistical inference के मुताबिक जिसको हमने further base बनाना है, जिसके अंदर आगे हमें जाना है फॉर द एस्टिमेशन पर्पस, यहाँ पर ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। सो हमारा पर्पस तो सर्व हुआ, हमने देखा कि उसमें हमें वेरिएशन का अंदाज़ा हुआ, लेकिन जो मेजर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द वेरिएंस, वो वेरी सोफिस्टिकेटेड वे है और मैथमेटिकली उसको ज़्यादा अहमियत हासिल है कि हम उसके ज़रिए अगर हम अपने डाटा की वेरिएशन निकालें तो ज़्यादा बेहतर रहती है। सो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वेरिएंस, यहाँ पर हमें जैसे हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक के हवाले से, सो जिस तरह से पॉपुलेशन का मीन होता है और फिर हम सैम्पल मीन करते हैं, सैम्पल मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से, और पॉपुलेशन मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, यानी कि दैट्स मीन इफ़ वी आर कंसिडरिंग द होल पॉपुलेशन और अगर उससे मीन निकाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड द म्यू। और कंसेप्ट सेम है, लेकिन अगर हम उसका एक रैंडम सैम्पल ड्रॉ करते हैं एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग द मीन, दिस इज कॉल्ड द सैम्पल मीन। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सैम्पल मीन
भी हमारी पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा और उसके नियरेस्ट होना चाहिए। इसी तरह से अगर एक पॉपुलेशन से मीन आता है तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट तो वहाँ पर भी रहेगा कि चाहे वो पॉपुलेशन कंसिडर की हो तो उसके अंदर भी मीन की अपनी डाटा की वैल्यू से स्प्रेड एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हम ये फार्मूले के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे कैलकुलेट हो सकता है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस बेसिकली? Variance is represented by sigma. Mean is represented by mu at population level, and variance is represented by sigma square, and then the way of calculation is that summation xi minus mu square divided by n. So be careful, we are using the observation same formula and we are taking the differences from their mean, population mean mu. बिल्कुल आपने यही किया, हर ऑब्जर्वेशन का अपने मीन से फासला दो, बिकॉज वी आर डीलिंग इन पॉपुलेशन, सो आवर सिंबल इज म्यू. What is different in mean deviation and in the variance? कि वो अपने डेविएशन को बचाने के लिए एब्सोल्यूट ले लेता है, और यहाँ हम ज़्यादा अच्छी मैथमेटिकल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि हम कोई डिलिब्रेशन नहीं कर रहे, बेसिकली वी आर टेकिंग स्क्वायर्स, और स्क्वायर्स की भी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है, और फिर हमारी सम ऑफ द डेविएशन ऑलवेज ज़ीरो, उससे हम बच जाएंगे ताकि हम किसी न किसी वेरिएबिलिटी को फाइंड आउट करने में मदद मिल सके. सो वी आर टेकिंग डेविएशन एंड वी विल टेक द स्क्वायर्स एंड देन सम, और जब वो सम आ जाएंगे देन वी विल हैव टू डिवाइड विद द पॉपुलेशन साइज, तो हमें पॉपुलेशन वेरिएंस मिल जाएगा. लेकिन हमें पता है कि हम जो स्टैटिस्टिक्स में है वो मैक्सिमम डील करते हैं सैंपल में, तो इसकी सैंपल वेरिएंस क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है. जिससे सिंपल मीन को तो हमने कन्वर्ट कर दिया था बाय सिंबल्स, कि भाई वहाँ पर हम कैपिटल एक्स यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल एक्स यूज़ कर लेंगे, कैपिटल एन यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल एन यूज़ कर लेंगे, कॉन्सेप्ट सेम है. लेकिन यहाँ हमें सैंपल वेरिएंस में थोड़ी सी तब्दीली नज़र आती है फार्मूले में, और उसको हमें जानना ज़रूरी है कि वो क्यों हो रहा है. तो सैंपल वेरिएंस में आपको सिग्मा स्क्वायर से कन्वर्ट करके हम उसको कर रहे हैं एस स्क्वायर. ओके, समेशन, हमें समेशन चाहिए किसका, ऑब्जर्वेशन एक्स आई माइनस, अब म्यू विल बी रिप्लेस्ड विद एक्स बार, बिकॉज कि वो पॉपुलेशन मीन है, ये सैंपल मीन है. सो एन विल बी रिप्लेस्ड विद स्मॉल एन. Simple. But now there is one additional change in this formula which is called -1. So we will divide with not only n, we have to divide in sample variance to find out the sample variance n-1. अब n-1 की मैं आपको फ़िलहाल एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, because it is a little bit advanced topic as per this level. So लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो उसको जवाब मिल सके कि क्यों हमने यहाँ पर ये चीज़ को किया. सो थोड़ा सा सोचिए, एक्चुअली यू हैव द पॉपुलेशन सैंपल का जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसमें हमने देखा कि उसमें से हम रैंडम सैंपल ड्रॉ करते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली एक पॉपुलेशन में से कई सैंपल ड्रॉ हो सकते हैं. ओके, और सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव. ओके, व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव, कि हर सैंपल से कंप्यूट कर द मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर. यानी कि अगर हम सैंपल से वेरिएंस निकालें तो वो
रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने पॉपुलेशन को। तो व्हेन वी आर रीचिंग टू द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड इफ वी आर रीचिंग एग्जैक्टली, सो वी आर सेइंग दैट कि वी हैव द अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन, यानी हम बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। सो थ्योरी सेज दैट कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ n को लेंगे तो हम अपने सैम्पल वेरिएंस को ट्रूली एस्टिमेट करने के बजाय उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। उसकी कंपनसेशन के लिए हम यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं n-1। सो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज ना हो, अभी अपना कोशिश फोकस ये रखेंगे हमें वेरिएंस कैसे लेना है। लेकिन मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी यहाँ ज़रूरी थी कि ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस तक पहुँचने के लिए, लेकिन इस फार्मूले के अंदर आप एस्टिमेशन में एक और एस्टिमेशन यूज़ कर रहे हैं कि बिकॉज एक्स बार जो आ रहा है वो खुद एक पॉपुलेशन से एस्टिमेट होकर आ रहा है, तो वो भी एक ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी एक स्टैटिस्टिक है। सो वी हैव टू कंपनसेट, बिकॉज अगर हम खाली एन यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा वेरिएंस को अंडर एस्टिमेट कर देता है, और उसको कंपनसेट करने के लिए हम थोड़ा सा अपना सैम्पल साइज़ को कम करते हैं। तो दिस इज, हम कितना कम करेंगे, देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1। सो हम दोबारा इसको सिंपल बनाते हैं। जिस तरह हमने अपने डाटा की वेरिएशन ढूंढनी थी, पहले हमने रेंज निकाली, फिर हमने मीन डेविएशन निकाला, लेकिन हमने कहा कि मीन डेविएशन और रेंज के बारे में लिटरेचर कहता है कि ये इतने सोफिस्टिकेटेड मेजर नहीं है, हमें वेरिएंस पे जाना है। और वेरिएंस जानने के लिए हमने देखा कि सैम्पल वेरिएंस हम ऐसे निकाल सकते हैं, एंड देयर द डेविएशंस आर बीइंग पॉजिटिव with the technique of squares. So how can we compute this formula? So we have x, we have the x minus mean. So we have to take just a square of these. How can we take it? Okay, so same example, we have taken the squares. So sum of the x minus x bar square is 10 for the student A, and for the student B is 2. Then we plug in the formula and we get the answer. ओके, सो हमें स्टूडेंट ए की जो वेरिएंस मिल रहा है वो मिल रहा है 2.5 मार्क्स, और स्टूडेंट बी का जो वेरिएंस मिल रहा है वो 0.5 मिल रहा है। सो अगेन द थर्ड टेक्निक ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएशन आल्सो सेइंग दैट कि मेन भी सेम है, मीडियन भी सेम है दोनों स्टूडेंट का, लेकिन स्टूडेंट ए के अंदर इनकन्सिस्टेंसी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है और उसका वेरिएंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट बी, उसका वेरिएंस के मुकाबले में काफ़ी कम है। लेकिन हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं कर सकते जैसे हम मीन डेविएशन में कर रहे थे कि ऑन एवरेज वो अपने मीन से 2.5 मार्क्स के साथ है। नो, फॉर द आंसर ऑफ वेरिएंस आप इस तरह नहीं कर सकते। सो वेरिएंस के बाद जो एक और कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। वो हमें इस बात के एबल करता है कि हम हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आसान है, वेरी सिंपल। व्हाट इज द डेफिनेशन? स्टैंडर्ड डेविएशन सेज दैट जस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट्स मीन्स को अगर मैथमेटिकली आप लिखें तो वो कहता है कि भाई वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो, एस डी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी वेरिएंस का। सो स्टैंडर्ड डेविएशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सो वो करते हैं हम स्मॉल एस से, इस पर से स्क्वायर हट जाता है बिकॉज स्क्वायर रूट लेने के बाद, और इसका जो इस साइड वाला फार्मूला है उस पे पूरे पे स्क्वायर रूट आ जाता है,
समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n माइनस 1। सो अगर हम इन दोनों फिगर का सिंपल स्क्वायर रूट ले लें तो हमें s मिल जाएगा। So if we take the square root of these 2.5, okay, so same calculation, just we have to take two square roots. तो वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना बड़ा आसान है, स्टैंडर्ड डिवीजन से वेरिएंट। तो अगर हम उसका स्क्वायर ले लें स्टैंडर्ड डिवीजन का तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। सो वेरी सिंपल। सो नाउ वी कैन इंटरप्रेट इन दिस शेप कि अगर इसको 1.58 को मैं और आसान कर दूं 1.6, तो मैं ये कह सकूंगा कि वो ऑन एवरेज 1.6 की डेविएशन रखते हैं अपने सेंटर से, और स्टूडेंट बी के जो मार्क्स हैं वो 0.7 की डेविएशन रखते हैं। सो वी लर्न 4 डिफरेंट मेजर्स: रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाई वी लर्न, हमने देखा कि मीन इज़ नॉट ओनली द वे टू फाइंड आउट द एक्सप्लेन अवर डाटा, हमें मीन के साथ उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए होती है, वेरिएंस भी चाहिए होता है, जो कि ये बता सके कि मीन का अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ स्प्रेड कितना है। सो उम्मीद है कि आपको मेजर ऑफ वेरिएशन पे ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो, क्लियर से हो, किसी टर्म के अंदर अगर आपको एम्बिग्युइटी महसूस हो, हम उसको किसी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हों, सो मोस्ट वेलकम, योर क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम। सो डेफिनेटली यू हैव टू आस्क, एंड यू कैन आस्क फ्रॉम द ईमेल, व्हाट्सएप, थ्रू कमेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।